आज के वीडियो में हम लोग इंडिया के सबसे पुराने डिबेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो पिछले 70 सालों से चल रहा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। और आज के वीडियो में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा जो हम सबके माइंड में चल रहा है, हु इज बेटर फॉर इंडिया। दोनों ही पार्टीज देश को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, इकोनॉमिक से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक। ये वीडियो देख के आप लोग को ये तो क्लियर हो जाएगा कि किसको वोट देना है और कौन 2024 में आना चाहिए। ये टॉपिक पर सभी लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, जो आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हो। इस वीडियो को मैंने 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस की शुरुआत इसीलिए की गई थी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडियंस काफी पॉलिटिकल और सोशल चैलेंजेस फेस कर रहे थे। ये सब के रिस्पॉन्स में कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। A.O. हुमे एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने की रोल प्ले किया था कांग्रेस को शुरू करने के लिए। और कांग्रेस के शुरुआती दिनों में दादा भाई नरोजी, दीनशो वाचा और वोमेश चंद्र बनर्जी के लीडरशिप में थी। और वहीं दूसरी ओर 100 साल बाद 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई, जो इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी ने इंडियन पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किए और बीजेपी का एम था हिंदुत्व, कल्चर और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, और साथ ही में इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट भी एम था। हिंदुत्व, नेशनलिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन बीजेपी के सक्सेस का की फैक्टर है। इसका फायदा इन्हें अभी के इलेक्शन में भी हुआ है। अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की बात करें तो दोनों ही पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसी टाइम के साथ इवॉल्व हुई है। कांग्रेस की बात करें तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी 2 फेज में डिवाइडेड है, प्री लिबरलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। 1950 से लेकर 1980 तक इंडिया ने मिक्स इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया था, जिसने की रोल प्ले किया था इंडिया के इकोनॉमिक को शेप देने में इंडिपेंडेंट के बाद, जिसमें गवर्नमेंट का फोकस था इकोनॉमिक प्लानिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। सेकेंड फेज इंडिया के लिए एक गोल्डन एरा भी बोल सकते हैं। 1991 में इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था। तभी के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लाया था, जिससे काफी ट्रेड बैरियर्स भी कम हुए और साथ ही में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने लगे, जिससे इंडियन इकोनॉमिक बेहतर होने लगी। नहीं तो इंडिया का भी हाल श्रीलंका जैसा हो जाता। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सेम ही इकोनॉमिक पॉलिसी को कंटिन्यू किया। हालांकि उन्हें काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। और फिर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को इम्प्लीमेंट किया, इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए। फिर 2016 सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल साल, डिमोनेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था, करप्शन रोकने के लिए और डिजिटल इकोनॉमी को इंडिया में बढ़ाने के एम के साथ। पर आखिर किस पार्टी के टाइम पर ग्रोथ और डेवलपमेंट ज्यादा हुई, जिसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, पर उसके पहले बात करते हैं करप्शन की। इंडियन पॉलिटिक्स करप्शन के बिना अधूरी है। कांग्रेस के 70 साल के रूल में डेवलपमेंट से ज्यादा तो करप्शन हुए हैं। 1980s का बोरफोर्स स्कैम, जिसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद शामिल थे। 2008 में 2G स्कैम 1.7 लाख करोड़ का। 2009 में STEM स्कैम $1.4 बिलियन का, जो लगभग 14,000 करोड़ होते हैं। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम था। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम 70,000 करोड़। 2012 में कोला स्कैम 1.80 लाख करोड़। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के टाइम पे करप्शन नहीं हुआ है, बीजेपी के टाइम पे भी करप्शन हुआ है। और तीसरे स्कैम के बारे में तो काफी लोगों को पता भी नहीं होगा। राफेल डील में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करप्शन का एलिगेशन लगाया था 59,000 करोड़ का। पर हालांकि ये स्कैम कभी प्रूफ नहीं हुआ। व्यापम स्कैम, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं प्रोफेशनल कोर्स और रिक्रूटमेंट एग्जाम को मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, जिसमें शिवराज सिंह चौहान पर फेक मेडिकल टेस्ट करवाने का एलिगेशन लगा था। थर्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें बीजेपी ने पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे, जिसमें गुमनाम तरीके से डोनेशन आते थे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2018 से जुलाई 2023 के बीच 13,000 करोड़ के फंड्स पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रांसफर हुए थे। 2018 और 2022 के बीच 9,200 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सोल्ड किया गया था, जिसमें 58% बीजेपी के पास था। अब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर जीडीपी की बात करें तो दोनों के टाइम पे लगभग जीडीपी सेम ही है, पर बीजेपी कुछ चीजों में कांग्रेस से बेहतर है। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि कांग्रेस के टाइम पर इन्फ्लेशन रेट हाई थे। अब कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे तो अब पेट्रोल और टमाटर इतने महंगे क्यों है? तो टमाटर एक सीजनल फूड है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। पर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को पेट्रोल के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हो, पर आप इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस में स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो इसमें बीजेपी फेल रही है।
है। इंडिया में कोविड से पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% था, जो 45 ईयर्स में अब तक का हाईएस्ट था। तो बीजेपी को अनएम्प्लॉयमेंट पर काम करना होगा। और पता नहीं कांग्रेस ने अपने टाइम पर क्या फुकर कंपनीज को लोन दिए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा कंपनी तो फ्रॉड थी। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बोला है कि 2006 से 2008 के बीच में कांग्रेस ने काफी बैड लोन दिए थे, जिसमें से ज्यादातर सरकारी बैंक थे। एस्टिमेट किया जाता है कि इंडियन बैंक पर आज 10 लाख करोड़ का बैड लोन है। ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग मुझे अंधभक्त और पप्पू का चमचा बोलेंगे, पर मैंने आप लोगों को पूरा डाटा के साथ दिखाया है। मानना ना मानना ये आप लोग के ऊपर है। मेरा काम था आप लोग तक फैक्ट पहुंचाना। तो अगर वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।